हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों के सामने लेके उपस्थित हूँ हिंदी की क्लास। अगर हम बात करें तो ये क्लास नंबर हम लोगों का 5 हो जाएगा, जो कि सीटेट का पेपर अभी होने वाला है कब, दिसंबर में। ओके, तो उसी जो सीटेट में हिंदी आती है वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके उपस्थित हूँ। आज हम लोग इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। ये क्लास नंबर 5 है। अगर अभी तक आपने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे जाके आप वहाँ से पिछली जो वीडियो है आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग सीधे अपने क्वेश्चन पे आते हैं। और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्या, हिंदी की क्लास। तो हिंदी की क्लास लेके मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। तो चलिए हिंदी स्टार्ट करते हैं। और हिंदी स्टार्ट करने से पहले किसी ने क्या खूब कहा है, तो सुनिएगा बड़े ही ध्यान से। किसी ने क्या बोला है कि लफ्जों की दहलीज पर घायल जुबान है। लफ्जों की दहलीज पर घायल जुबान है। कोई तन्हाई से कोई तन्हाई से तो कोई महफिल से परेशान है। तो ये सबके अलग अलग नखरे हो सकते हैं, आज़ादी हो सकती है, मैं बिल्कुल डाउट नहीं कर रहा हूँ। और जैसे कि लोग, अगर मैं देखूँ ना, तो हर कोई आज के डेट में परेशान है, लेकिन उसी परेशानी में रहते हुए आपको अपना काम करना है और आपको सीटेट पास करना है। ओके, अगर आप मेरे चैनल पे कृष्णा स्टडी मस्ती पे यूट्यूब चैनल जो है, अगर आप वहाँ से जाके सिर्फ वीडियो वहाँ पे जितने प्रोवाइड मैं करा रहा हूँ वो वीडियो ही अगर आप देखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप 120 प्लस कर जाएंगे। ओके, तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। बड़े ही उम्दा क्वेश्चन लेके आज ऊपर चलिए। तो आज आप जैसे कि देख रहे होंगे हम लोग हिंदी का सेशन लेके आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हूँ। ओके, तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं आगे क्या बोला गया है कि दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्न का विकल्प चुनिए। ओके, तो ये गद्यांश है, गद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आइए गद्यांश को स्टार्ट करते हैं। बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया है। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और स्वस्थ शरीर के लिए वातावरण का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। जनसंख्या की बेहिसाबी वृद्धि और जनसंख्या की बढ़ती मांग की आपूर्ति के लिए रोजगार और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए बढ़ता औद्योगिकीकरण दोनों ने वातावरण को सीमा से अधिक प्रभावित किया है। ओके, सीमा से, सॉरी माफ करिएगा, सीमा से अधिक प्रभावित किया है। क्या किया है? औद्योगिकीकरण दोनों ने वातावरण को सीमा से अधिक प्रभावित किया है। ऐसी व्यवस्था में वातावरण का शुद्ध रहना स्वयं एक समस्या बन गया है। ओके, तो आगे क्या बोला है कि ऐसी अवस्था में वातावरण का शुद्ध रहना स्वयं एक समस्या बन गया है। ओके, आइए आगे बोला है कि आज हम लोग चलते हैं अगले पेज पे। ओके, आज इसलिए प्रदूषण, ओके, चाहे वायु का हो, जल का हो अथवा ध्वनि का, एक नितांत आधुनिक समस्या के रूप में सामने है। क्योंकि जिस वातावरण में आप और जिस वायुमंडल में हम सांस लेते हैं वह प्रदूषित होता जा रहा है। और यह स्थिति केवल भारत की नहीं बल्कि अत्यधिक देश में प्रदूषण की समस्या विकट होती जा रही है। ओके, आइए बहुत ही आप ध्यान से देखिएगा, गद्यांश बड़े उम्दे हैं। ओके, होती जा रही है। वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक कथन है कि बेहिसाब हो रहे इस प्रदूषण के फणधारी सांप को यदि शीघ्र ही नहीं नियंत्रण किया गया तो आने वाले दशकों में यह पृथ्वी मनुष्य को क्या किसी भी जीवधारी के रहने योग्य नहीं रह पाएगी। ओके, वनस्पति तक नहीं पनप पाएगी। वाणी प्राणी के जीवन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अब खुद समझिए कि जहाँ वनस्पति पनपने की बात नहीं है, वनस्पति ही नहीं पनप पाएगी, वहाँ मनुष्य के जीने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ओके, इस तरीके से ये गद्यांश है। तो आइए क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि गद्यांश के आधार पर स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है
क्या यहाँ खाली स्थान है? ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हम लोगों का कि अच्छा स्वास्थ्य, बी कह रहा है कि शुद्ध वातावरण, सी कह रहा है कि शुद्ध भावनाएं और डी कह रहा है हमारा शुद्ध मनोभाव। अगर मैं बात करूं तो आपको जैसे देखने ये गद्यांश जब स्टार्ट किए होंगे तो उसमें आपको शुद्ध शुद्ध आपको दिखा होगा कि शुद्ध वातावरण की बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही आपको एक एक क्वेश्चन बड़े ही ध्यान से देखने हैं और करने हैं। ओके, आइए, गद्यांश के आधार पर स्वस्थ शरीर के लिए शुद्ध वातावरण आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। आप हमें कमेंट करके ये बताइएगा कि यह किसका स्टेटमेंट है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, किस मनोवैज्ञानिक का यह कथन है? ओके, आप सीटेट के पेपर देने जा रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर दे देंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड हम लोगों का क्या कह रहा है, इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन आप गलत करके आ जाएंगे। पर्यावरण माफ करिएगा, वातावरण पर बुरा प्रभाव डालने वाले मुख्य घटक क्या क्या हैं, जो कि इसमें गद्यांश में बात की गई है। अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जनता की बढ़ती मांगे तथा आपूर्ति, बी कह रहा है कि जनसंख्या तथा औद्योगिकीकरण में वृद्धि, सी कह रहा है रोजगार की बढ़ती मांग तथा आपूर्ति और डी कह रहा है कि जनसंख्या में सीमित किंतु औद्योगिकीकरण में तीव्र वृद्धि। अगर मैं बात करूं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका इज द राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जनसंख्या और औद्योगिकीकरण में वृद्धि हो रही है दिन प्रतिदिन, इसी वजह से क्या हो रहा है कि प्रदूषण होता जा रहा है। अगर मैं बात करूं तो आपको बता दूं अभी दिल्ली की हालत बिल्कुल वैसे ही बन चुकी है जैसा इस गद्यांश के अनुसार कहा जा रहा है। दिल्ली की हवा आप देखिएगा, वहाँ पे दम घुटने लगा है लोगों का, और वहाँ की जो यमुना नदी है वो इतनी गंदी हो गई है, इतनी गंदी कि क्या ही कोई बात करे। उसमें झाग बन रहे हैं, जैसे हम लोग कपड़े धुलते हैं ना जो पाउडर से या फिर साबुन से तो झाग आता है, वैसे ही वहाँ पे भी झाग आने लगा है। तो नदी के पानी में ये कंडीशन है, सोचिए कि दिल्ली कितनी प्रदूषित हो चुकी है हम लोगों की। ओके, आइए बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि वातावरण पर बुरा प्रभाव डालने वाले मुख्य कारक जनसंख्या और औद्योगिकीकरण में वृद्धि है। जनसंख्या में बेहिसाब वृद्धि और जनता की बढ़ती मांगों की आपूर्ति के लिए रोजगार और आवश्यक आपूर्ति के लिए बढ़ता औद्योगिकीकरण दोनों ने वातावरण को सीमा से अधिक प्रभावित किया है। जितना होना चाहिए उससे क्या किया है? अधिक प्रभावित किया है। आई बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा कि गद्यांश के अनुसार आधुनिक समस्या क्या है। ओके, तो क्या है? वायुमंडल प्रदूषण है, या फिर रोजगार में कमी है, या फिर जनसंख्या में वृद्धि है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग है। अगर मैं बात करूं गद्यांश के अनुसार तो उसमें क्या है? तो वायुमंडल प्रदूषण है। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन बड़े उम्दे लग रहे होंगे। आइए देखिएगा, गद्यांश के अनुसार आधुनिक समस्या वायुमंडल प्रदूषण है। ओके, वायुमंडल प्रदूषण क्या है? आधुनिक समस्या है। प्रदूषण चाहे वायु का हो, जल का हो अथवा ध्वनि का हो, एक ही नित्यांत आधुनिक समस्या के रूप में सामने है। ओके, आइए मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही उम्दे नज़र आ रहे होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या बोला गया है। प्रदूषण की समस्या है क्या है? केवल भारत में है, केवल एशियाई देशों में है, संसार के अधिकतर देशों में है, या संसार के कुछ ही देशों में है? अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 का तो इसका इज द राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, संसार के अधिकतर देशों में है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा देशों में यह समस्या देखने को मिलती है जो कि प्रदूषण से घटित होने वाली है। ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए आगे अगर हम बात करते हैं तो प्रदूषण की समस्या संसार के अधिकतर देशों में है। वैज्ञानिकों का यहाँ तक कथन है कि बेहिसाब हो रहे इस प्रदूषण के फड़धारी सांप को
अगर शीघ्र ही नहीं नियंत्रित किया गया तो आने वाले दशकों में यह पृथ्वी मनुष्य को क्या किसी भी जीवधारी के रहने योग्य नहीं रह जाएगी। मनुष्य की ही बात नहीं, किसी भी जीवधारी के रहने लायक नहीं रह पाएगी। आई ऑप्शन और क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो इसको बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। गद्यांश में बेहिसाब बढ़ते प्रदूषण की तुलना किससे की गई है? ओके, क्या फणधारी सांप से की गई है, गिरगिट से की गई है, बिच्छू से की गई है, अजगर से की गई है? अगर मैं बात करूं तो अभी हम लोगों ने इसमें आगे ही पढ़ते हुए आए हैं, जैसे कि अगर पढ़ा होगा आपने तो फणधारी किससे? सांप से की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जैसे कि आपको देखने में ये मिल रहा होगा। आइए आगे चलते हैं। बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा कि गद्यांश में बेहिसाब बढ़ते प्रदूषण की तुलना फणधारी सांप से की गई है। ओके, आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। आने वाले दशकों में यह वृद्धि मनुष्य तो किसी भी जीवधारी के रहने योग्य नहीं होगी। ओके, आने वाले दशकों में यह पृथ्वी मनुष्य तो किसी भी जीवधारी के रहने योग्य नहीं रह पाएगी। अब कह रहा है कि वाक्य का भाव क्या है और आने वाले वर्षों में, तो हमें बताना है। अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, पृथ्वी से मनुष्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। बी कह रहा है कि पृथ्वी से जंतुओं का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। सी कह रहा है कि पृथ्वी से सभी प्रकार के जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और डी कह रहा है कि मनुष्य के अस्तित्व पर कोई आंच नहीं आएगी। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 6 का तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? इज द राइट ऑप्शन हमारा सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि पृथ्वी से सभी प्रकार के जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। ये वही चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं ज़्यादा टाइम ना इस पर बर्बाद करूँगा। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूँ तो नियंत्रित शब्द में प्रत्यय है। ओके, नियंत्रित शब्द में प्रत्यय है, क्या है? ए कह रहा है कि तो है, और बी कह रहा है कि त्रित है, और सी कह रहा है कि यंत्रित है, और डी कह रहा है कि इत है। अगर मैं बात करूँ तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7 का। तो आप देखिएगा त्रि में क्या है? त्रित, तो पहले ही रहेगा। ओके, क्या हो जाएगा? तो रहेगा, लेकिन त्रि में क्या आएगा? ये ई है, क्या है? छोटी ई की मात्रा है, तो इत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इत आ जाएगा। तो इस लिहाजे से हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें जो प्रत्यय है वो क्या है? रत है। ओके, सॉरी माफ करिएगा, इत है। ओके, आइए आगे चलते हैं। बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा, नियंत्रित शब्द में इत प्रत्यय है। प्रत्यय वे शब्द जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं? किसी भी शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उसके अर्थ को क्या करते हैं? भिन्न कर देते हैं, मतलब परिवर्तन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 8 देखिएगा, बड़े ही उम्दे क्वेश्चन है कि दशक में समास का भेद बताइए। दशक जो है शब्द में समास का भेद बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि द्वंद्व समास है, बी कह रहा है कि तत्पुरुष समास है, सी कह रहा है कि द्विगु समास है, द्विगु समास है, और डी कह रहा है कि बहुव्रीहि समास है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 8 का तो दशक में क्या हो जाएगा? हमारा इज द राइट ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जैसे कि आपको देखने को ये मिल रहा होगा। आइए आगे कुछ बात कर लेते हैं। दशक में द्विगु समास होगा जिस समास का पूर्व पद संख्या बोधक हो। क्या है? पूर्व पद संख्या बोधक हो, वह द्विगु समास कहलाता है। समास के मुख्य 6 भेद होते हैं: अस्थाई भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु और बहुव्रीहि समास। तो ये समास के भाग हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आइए चलते हैं आगे। अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। अगर अगले क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखेंगे
तो आपसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि समूह से भिन्न शब्द। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आधुनिक, बी कह रहा है कि आवश्यक, सी कह रहा है स्वास्थ्य और डी कह रहा है कि स्वास्थ्य। ओके, डी कह रहा है स्वास्थ्य और सी कह रहा है कि स्वस्थ। अगर मैं बात करूं कि इससे भिन्न शब्द क्या है, तो 9वें नंबर को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। इसमें इज द राइट ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, स्वास्थ्य। ओके, स्वास्थ्य क्या है तो बिल्कुल ही अलग है। आधुनिक, स्वस्थ और आवश्यक ये तीनों शब्द हैं, लेकिन स्वास्थ्य की जो बात की गई है ये किसी एक मनुष्य के ओके उससे संबंधित लिया गया है। आइए आगे चलते हैं। बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा कि स्वास्थ्य शब्द समूह से भिन्न है। स्वास्थ्य शब्द गद्यांश में नहीं दिया गया है, अन्य सभी विकल्प जो है कि उसमें हैं। आइए आगे चलते हैं। आगे आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया है कि दिए गए काव्यांश को, क्या बोला गया है, दिए गए काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों का विकल्प चुनिए। तो हम लोग आइए अब क्या है काव्यांश को पढ़ते हैं, और बड़ा ही प्यारा हम लोगों का काव्यांश है। बड़े ही आप ध्यान से सुनिएगा कि रक्तपात पर अड़ा नहीं यह, रक्तपात पर अड़ा नहीं यह, दया दंड में जड़ा हुआ है, दया दंड में जड़ा हुआ है, खड़ा नहीं पशु के ऊपर, खड़ा नहीं पशु बल के ऊपर, आत्मशक्ति से बड़ा हुआ है, आत्मशक्ति से बड़ा हुआ है, इसको छोड़ कहाँ वह साची, इसको छोड़ कहाँ वह सच्ची, विजय वीरता ठहरे, विजय वीरता ठहरे, भारत का झंडा फहरे, भारत का झंडा फहरे। तो ये पूरा का पूरा जैसे आपको नज़र आ रहा है ये पूरा का पूरा गद्यांश है। अब इसी को देखते हुए हम लोगों को आंसर देने हैं। तो आइए, उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। और ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10। कविता में किसकी कामना की गई है, कविता में किसकी कामना की गई है हमें बताना है। ओके, ए कह रहा है कि वीरता के गान की, बी कह रहा है कि भारत के झंडे को फहराने की, सी कह रहा है कि आत्मशक्ति के गुणगान की, और डी कह रहा है कि दया दंड के गुणगान की। अगर मैं बात करूं तो इस कविता में किसकी गुणगान किया गया है, तो भारत के झंडे को फहराने की। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आइए आगे चलते हैं। आगे आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा, अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे। ओके, दिए गए काव्यांश में भारत के झंडे को फहराने की कामना की गई है। और क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत के झंडे को फहराने से तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विजय गाथा, बी कह रहा है स्वतंत्र दिवस, डी कह रहा है कि कीर्ति गान और सी कह रहा है कीर्ति गान, और डी कह रहा है कि स्वतंत्रता। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 11 का, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, तो इसमें हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्वतंत्रता की बात की गई है। ओके, उपयुक्त गद्यांश में भारत के झंडे को फहराने से तात्पर्य स्वतंत्रता से है। ओके, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा अब बड़े ही ध्यान से कि इसमें क्या बोला गया है। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। गद्यांश में क्या बोला गया, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि युद्ध, बी कह रहा है अहिंसा, सी कह रहा है कि शक्ति प्रदर्शन, और डी कह रहा है कि आत्मसमर्पण। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 12, तो इसमें क्या बात कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अहिंसा की बात की गई है। ओके, किसकी बात की गई है, तो अहिंसा की बात की गई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या आगे बोला गया है। कविता में कवि ने भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अहिंसा के मार्ग को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। आइए, ऐसा कोई आपका क्वेश्चन नहीं होगा जहाँ पे मैं आपको ना बताऊं। ओके, और रहेगी बात जहाँ पे डिस्कशन करने लायक है वहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा, जहाँ पे डिस्कशन करने लायक नहीं है उसको मैं छोड़ के आगे बढ़ जाऊँगा, क्योंकि समय इम्पोर्टेंट होती है। ओके,
क्या होता है, समय इंपॉर्टेंट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि दया दंड के माध्यम से किस ओर संकेत किया गया है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कठोर दंड, बी कह रहा है कि विवेकपूर्ण न्याय न्याय और सी कह रहा है कि दया भाव और डी कह रहा है कि अन्याय। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 13 तो इसमें क्या बोला गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट, विवेकपूर्ण न्याय। ओके, विवेकपूर्ण न्याय की इसमें क्या किया गया है, बात किया गया है। तो आइए, मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको बड़े उम्दे लग रहे होंगे और क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, समूह से भिन्न शब्द बताइए। क्या वीरता हो जाएगा, दया हो जाएगा, शक्ति हो जाएगा या भारत हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो क्या अलग है, तो आप इसको देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन को, तो भारत जो है इसमें अलग है। ओके, वीरता हो गया, दया हो गया, शक्ति हो गया, ये तीनों के तीनों समान शब्द हैं, लेकिन भारत जो है कि एक कंट्री का नाम है। ओके, इस तरीके से यह क्या है, अलग है, समूह से क्या है, अलग है। ओके, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए, इसको बड़े ही ध्यान से देखिएगा, समूह में भिन्न शब्द भारत है। भारत शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जयपुर, अमेरिका, रामायण इत्यादि अन्य विकल्पों में वीरता, दया, शक्ति भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन क्या करने हैं, ये याद रखने हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें तो विजय शब्द का विलोम क्या होगा। विजय शब्द का विलोम क्या होगा हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पराजय, बी कह रहा है कि हार, सी कह रहा है आक्रांत और डी कह रहा है हम लोगों का ध्वस्त। अगर मैं बात करूं विजय शब्द का, तो विजय का क्या हो जाएगा, पराजय हो जाएगा। विलोम क्या हो जाएगा, पराजय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं, आप एक एक करके देख लीजिएगा। ओके, अगर मैं बात करूं हार का, तो हार का विलोम क्या होता है, जीत। आक्रामक का अगर मैं बात करूं, आक्रांत का अगर मैं बात करूं तो अनाक्रांत हो जाएगा। आक्रांत का विलोम क्या हो जाएगा, अनाक्रांत हो जाएगा। अगर ध्वस्त का बात करूं तो निर्माण हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से भी विलोम शब्द आपको याद रखने हैं। ओके, आइए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से क्या है तो देखिएगा। ओके, देखिए इसमें क्या बोला गया है, आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, संगीता अपनी कक्षा में उन स्थितियों पर आधारित वास्तविक गतिविधियां करवाती हैं जो विद्यार्थियों के जीवन अनुभव से क्या है, संबंधित है। वह किस शिक्षण विधि का अनुसरण कर रही हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि श्रव्य भाषिक विधि का, बी कह रहा है कि व्याकरण अनुवाद विधि का, सी कह रहा है कि संप्रेषणात्मक विधि का और डी कह रहा है कि संरचनात्मक मौखिक उपागम। तो हमें बताना है कि वह किसका कर रही हैं अनुसरण। तो हम बता दें कि इसका इज द राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संप्रेषणात्मक भाषा विधि का शिक्षण का उपयोग यहाँ पे हो रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा, कविता अपनी कक्षा में उन स्थितियों पर आधारित वास्तविक गतिविधियां करवाती हैं जो विद्यार्थी के जीवन अनुभव से संबंधित है। वह संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का अनुसरण कर रही हैं। इसमें भाषा का प्रमुख काम संप्रेषण करना होता है। आइए, मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्या है समझ में आ रहे हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 17 आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि प्रत्यक्ष विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को दैनिक स्थितियों में भाषा प्रयोग में मदद करना नहीं है। ओके, इसको भी आप याद रखिएगा। बी कह रहा है कि प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल कक्षा में भाषा प्रयोग के लिए मदद देना है। आइए आगे चलते हैं। दो जो हम लोगों का ऑप्शन है वो हम लोगों का नीचे दिया गया है, इसलिए देखिएगा अब बड़े ही ध्यान से कि अगले
को क्या बोला गया है। सी कह रहा है कि प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को दैनिक स्थितियों में भाषा प्रयोग में मदद करना है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री का अनुवाद करके भाषा व्याकरण व शब्द भंडार के प्रयोग में मदद करना है। अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, हम लोगों का इज द राइट ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ओके, क्या हो जाएगा, सी इसका इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को दैनिक स्थितियों में भाषा प्रयोग में क्या करना, मदद करना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले पेज पे। अब बड़े ही ध्यान से देखिएगा, प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को दैनिक स्थितियों में भाषा प्रयोग में मदद करना, क्योंकि इनमें वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से दिखाता है, अन्य विकल्प जो है असंगत है। आई अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 को आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 18 तो इसमें देखिएगा क्या बोला गया है कि बबीता अपने विद्यार्थियों के आरंभिक ध्वनि जो कि उत्पादित और तुकबंदी को पृथक करवा रही हैं। इस तरह से वह उसके किस पक्ष को मजबूत कर रही हैं हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ध्वनि विज्ञान जागरूकता, बी कह रहा है कि आकृतिक विज्ञान जागरूकता, सी कह रहा है कि चित्र विज्ञान जागरूकता और डी कह रहा है कि व्याकरण के प्रति जागरूकता। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 18 का तो इसका इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का एक करेक्ट हो जाएगा, ध्वनि विज्ञान की जागरूकता हो जाएगा, ध्वनि विज्ञान जागरूकता। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, आइए आगे चलते हैं। आगे आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि बबीता अपने विद्यार्थियों से आरंभिक ध्वनि उत्पत्ति और तुकबंदी को पृथक करवा रही हैं। इस तरह से वह उसके ध्वनि विज्ञान जागरूक पक्ष को क्या कर रही है, मजबूत कर रही है। ध्वनि विज्ञान जागरूक उस क्षमता को समाहित करने के लिए आती है जिसे उस क्षण से प्राप्त करना चाहते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, बोलते हैं। ओके, मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही उम्दे लग रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, किसे गद्यांश पठन के रूप में भी जाना जाता है, किसे गद्यांश पठन के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सरसरी तौर पर पठन, बी कह रहा है कि बारीकी से पठन और सी कह रहा है कि डिकोड करना और हम लोगों का डी कह रहा है कि कूटबंध करना। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 19 का तो इसका इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, सरसरी तौर पर पठन। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई आगे बढ़े ही आप ध्यान से देखिएगा कि आगे क्या बोला गया है। सरसरी तौर पर पठन को गद्यांश पठन के रूप में भी जाना जाता है। सरसरी तौर पर पठन का अर्थ किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता कर लेना होता है। आई क्वेश्चन नंबर आप 20 देखिएगा, बड़ा ही उम्दा है। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पाठ्य सामग्री को जल्दी जल्दी किसी विशिष्ट सूचना के लिए पढ़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सरसरी तौर पर, बी कह रहा है बारीकी से पठन और डी कह रहा है कि डिकोडिंग, सी कह रहा है डिकोडिंग और डी कह रहा है कि कूटबद्ध करना। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 20 तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का बी हो जाएगा, बारीकी से पठन करना। ओके, बारीकी से पठन करना या बारीकी से पठन किया जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आई क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपको देखने में बहुत ही बड़ा लग रहा होगा लेकिन क्वेश्चन बहुत ही हलवा है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 21, गीता अपने विद्यार्थियों की परीक्षा की योजना बना रही है। ठीक है भाई, योजना बनाइए। वह उन्हें एक वाक्य देती है और उसमें एक शब्द विशेष को रेखांकित कर देती है। बहुविकल्पी प्रश्न के माध्यम से वह रेखांकित शब्द के समीपार्थ वाले विकल्प को चुनने के लिए कहती है। गीता भाषा के किस उपकौशल का परीक्षा ले रही है, तो हमें बताना है कि किसका। तो
ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि श्रवण की, या फिर पठन की, या फिर शब्द भंडार की, या फिर व्याकरण की। अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का सी हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, सॉरी माफ करिएगा, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। चलिए देखिए इसमें क्या हम लोगों का आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी भंडार शब्द, शब्द भंडार क्या कर रही है, तो इसमें उसी का वो परीक्षा ले रही है। आई आगे चलते हैं, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। गीता अपने विद्यार्थियों की परीक्षा की योजना बना रही है। वह उन्हें एक वाक्य देती है और उसमें से एक शब्द विशेष को रेखांकित कर देती है। बहुविकल्पीय प्रश्न के माध्यम से वह रेखांकित के समीपस्थ अर्थ वाले विकल्प को चुनने के लिए कहती है। तो गीता भाषा के शब्द भंडार उपकौशल की परीक्षा ले रही है। आई आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूं 22 में क्या बोला गया है कि प्रेरणा अपने विद्यार्थियों की शब्द संपदा की परीक्षा लेना चाहती है, उसे क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए इसे आप बिल्कुल देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बिना किसी संदर्भ के शब्दों के अर्थ पूछना। बी कह रहा है कि वाक्य में किसी शब्द को रेखांकित कर उसे समानार्थी पूछना। और सी कह रहा है कि वाक्य में किसी शब्द को रेखांकित कर उसका विलोमार्थी पूछना। और डी कह रहा है कि अनुच्छेद से कुछ शब्द लेकर संदर्भ में उसके अर्थ खोजना। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 22 का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद से कुछ शब्द लेकर संदर्भ में उसके क्या है अर्थ को खोजना कहेंगी, तो इसमें बच्चा क्या है ज़्यादा क्रियाशील रहेगा। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको बड़े उम्दे लग रहे होंगे। आइए अगर मैं बात करूं तो प्रेरणा अपने विद्यार्थियों की शब्द संपदा की परीक्षा लेना चाहती है, उन्हें बिना किसी सॉरी माफ करिएगा, इसका जो कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, इसमें हम नहीं को भूल गए थे क्योंकि इसमें हमें दिया है कि नहीं करना चाहिए, तो ये तो करना चाहिए, बिल्कुल सही है। ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो है तो क्या है, ये तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल राइट हैं। ओके, ये तीनों के तीनों बिल्कुल राइट हैं। इसमें नहीं वाला चुनना है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सॉरी माफ़ करिएगा, मिस्टेक हो गया था, हम थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर दिए थे। ओके, आइए प्रेरणा अपने विद्यार्थियों की शब्द संपदा की परीक्षा लेना चाहती है, उसे बिना किसी शब्द के संदर्भ के शब्दों के अर्थ वही पूछना चाहिए। ओके, बिना शब्द के बच्चों से अर्थ पूछने से उन्हें भ्रम पैदा होगा। शब्द संपदा के परीक्षण के लिए विकल्प क्या है, तो असंगत है, मतलब यह उपयुक्त नहीं है। आइए चलते हैं अगले पेज पे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा लंबा हो चुका है, मैं इसको छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन पूरा दिख जाए। ओके, आइए बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या बोला गया है, देवीना अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित अनुच्छेद देती है। ओके, तो ये अनुच्छेद है, अब हमें इसको बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। अब देखिएगा दिया है कि आज मैं, यहाँ पे खाली स्थान है, गई और कुछ फल और सब्जियां खरीदी। मैं जानती थी कि बारिश होगी, पर मैंने, और यहाँ पे खाली स्थान है, लेना भूल गई थी और रास्ते में भीग गई। क्या है, रास्ते में भीग गई। देखिएगा वह विद्यार्थियों को सर्वाधिक उपयुक्त शब्द के माध्यम से रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए कहती है। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए देवीना के विद्यार्थी को
क्या करना होगा या ओके। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि संदर्भ को समझकर सर्वाधिक उपयुक्त शब्द जानना होगा। बी कह रहा है कि केवल व्याकरण के नियमों को समझना होगा। और अगर हम बात करें तो हमारा सी कह रहा है कि वाक्य के वाक्य विन्यास को समझना होगा। और डी कह रहा है कि पाठ की विषय वस्तु को समझना होगा। तो इसका इज द राइट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका इज द राइट ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, संदर्भ को समझकर सर्वाधिक उपयुक्त शब्द को जानना होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा। आइए अगले क्वेश्चन को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण किस प्रकार से पढ़ाई जाती है? आगमनात्मक तरीके से, निगमनात्मक तरीके से, बिना व्याख्या के, कृत्रिम तरीके से। अगर मैं बात करूं प्रत्यक्ष विधि की बात कर रहा है तो इसका इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, आगमनात्मक विधि से। क्या हो जाएगा? आगमनात्मक विधि से क्या करना है? व्याकरण पढ़ाना है, जो कि प्रत्यक्ष विधि के व्याकरण। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण आगमनात्मक तरीके से पढ़ाई जाती है। आगमनात्मक विधि में विशेष तथ्य और घटनाओं के अवलोकन और विश्लेषण द्वारा सामान्य नियम या सिद्धांत बनाए जाते हैं। ओके, मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको बड़े उम्दे लग रहे होंगे। आइए अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 25 की, पाठ्यक्रम डिजाइन में प्रस्तुतिकरण अपने आप में किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वे क्रियाएं जिसमें केस विषयक और व्याकरणिक विषयक वस्तु का चयन किया जाता है। बी कह रहा है कि वे सिद्धांत जिनके विषय वस्तु का संयोजक व क्रम निर्धारित किया जाता है। सी कह रहा है कि सूचनाएं प्रस्तुत करने की तकनीकी। और डी कह रहा है कि भाषा शिक्षण की विशिष्ट प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करना। अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका इज द राइट ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। बहुत ही कमाल का ये क्वेश्चन है कि बोलने, वाचन, वाचन मतलब बोलने और शारीरिक क्रियाओं के समन्वय पर आधारित भाषा शिक्षण विधि कौन सी है? ओके, तो क्या प्रत्यक्ष विधि है, समग्र भौतिक प्रक्रिया है, स्थिति परक उपागम है, या फिर संरचनात्मक उपागम है? अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आइए आगे चलते हैं। अब बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि वाचन, बोलने और शरीर क्रियाओं के समन्वय पर आधारित समग्र भौतिक प्रक्रिया भाषा शिक्षण विधि है। भाषा शिक्षण की एक विधि है जो शिक्षक के कहने या आदेश देने के साथ छात्र की शारीरिक गति के समन्वय को संदर्भित करता है। इस तरीके से भी आपको क्या है तो क्वेश्चन को याद करने हैं। आई क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा कि भाषा की कक्षा का प्रवेश किस तरह का नहीं होना चाहिए? ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बाल अनुकूलन, बी कह रहा है कि संजीव एवं प्रक्रिया सक्रिय, और सी कह रहा है कि संसाधन पूर्ण, और डी कह रहा है तानाशाही। तो कैसा नहीं होना चाहिए? अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, तानाशाही नहीं होना चाहिए कक्षा का परिवेश। ओके, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बोला गया है कि भाषा की कक्षा में परिवेश तानाशाही नहीं होना चाहिए। तानाशाही से बच्चे में डर का माहौल रहता है, वह प्रश्न पूछने और बात करने से डरेंगे। भाषा की कक्षा का परिवेश बाल अनुकूलन, सजीव एवं सक्रिय तथा संसाधन पूर्ण होना चाहिए। ओके, उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको चलिए अगले क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति भाषा की प्राकृतिक और सामाजिक संदर्भ में पाठ्य सामग्री की भूमिका के विधा सिद्धांत से हुई है?
ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश, बी कह रहा है कि समग्र भाषा, सी कह रहा है कि विषय वस्तु आधारित निर्देश और डी कह रहा है कि परामर्श कोश। ओके, जो कह रहा है कि सजटोपीडिया। ओके, तो अगर मैं बात करूँ 20 नंबर 8 का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं, बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि पाठ्य क्या है, पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश की उत्पत्ति भाषा की प्राकृतिक और सामाजिक संदर्भ में पाठ्य सामग्री की भूमिका के विधा सिद्धांत से हुई है। शिक्षा बालक के भावी जीवन का आधार तैयार करती है। यदि शिक्षा के प्रत्येक सोपान में बालक को उचित शिक्षक निर्देश मिलता है तो उसका व्यवहारिक एवं व्यवसायिक एवं आर्थिक जीवन सफल, सुखी एवं संतुष्ट होगा। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, और इसके बाद हम लोगों का 30 क्वेश्चन इसमें हम लोग अब कंप्लीट करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन करते हुए हम लोग सीधे अपने लास्ट पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा कि भाषा के विविध प्रकार जो दूसरों से केवल उच्चारण में ही भिन्न नहीं होते बल्कि शब्द भंडार, व्याकरण और शब्द क्रम में भी भिन्न होते हैं, उन्हें किस रूप में जाना जाता है। अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बोली, बी कह रहा है कि उच्चारण लहजा, सी कह रहा है अपबोली और डी कह रहा है कि विशिष्ट शब्दावली। तो इसमें क्या हो जाएगा हम लोगों का, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें बोली आप देखते हैं, बोली हमेशा बदलती रहती है। एक गांव से अगर आप दूसरे गांव में भी जाते हैं तो बोली में विभिन्नता देखने को आपको मिलती है। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा कि भाषा के विविध प्रकार जो दूसरों से केवल उच्चारण में ही भिन्न नहीं होते हैं बल्कि शब्द भंडार, व्याकरण और शब्द क्रम में भी भिन्न होते हैं, उन्हें बोली के रूप में जाना जाता है। ओके, आइए आगे चलते हैं, और इस सेशन का ये हमारा बिल्कुल ही लास्ट क्वेश्चन होगा। ओके, इस क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि आर्मी विधि और किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि श्रव्य भाषिक विधि, बी कह रहा है प्रत्यक्ष विधि और डी कह रहा है कि परामर्श कोर्स और डी कह रहा है कि समग्र भौतिक प्रक्रिया नहीं क्या, प्रतिक्रिया कह रहा है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 30 तो इसका इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आर्मी विधि को किस नाम से जानते हैं, तो श्रव्य भाषिक विधि। किसे, श्रव्य भाषिक विधि। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए इसके बारे में कुछ देखते हैं। आर्मी विधि श्रव्य भाषिक विधि के नाम से जानी जाती है। यह अंग्रेजी भाषा शिक्षण की एक विधि है जो पढ़ने और लिखने से पहले बोलने और सुनने के शिक्षण पर जोर देती है। तो इस तरीके से हम लोग आज 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और अगला सेशन हम लोगों का इंग्लिश का होगा। ओके, तो अगली वीडियो में मैं इस सेशन को स्टार्ट करूंगा। अभी तक आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कोई अगर सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। ओके, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।